बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के टॉपिक में शामिल हैं वज़ीर आज़म की सदर यूएई से मुलाकात और सदर की मुआशी तरक्की पर मुबारकबाद, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का एक और बड़ा यू टर्न, सियासत के बाद बुशरा बीबी की एक और धमाकेदार एंट्री, क़यादत परेशान, 5 जनवरी कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत का दिन, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। इन सब पर माहिराना राय देंगे रिजवान रज़ी और अमीन हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप दोनों को मेरे प्रोग्राम में या हमारे प्रोग्राम में। ये ना मेरा प्रोग्राम है ना हमारा प्रोग्राम है, ये उनका प्रोग्राम है जो देख रहे हैं। हाँ, सही बात, ये थी सही लाइन। ये उनका हक है कि उन्हें हम सबसे पहले ये बताएं कि जो मुलाकात गाड़ी में बैठ मैंने तो बताया ही नहीं आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की। मैंने बताया कोई कि रहीम यार खां में मुलाकात हुई है सदर के साथ। पहला टॉपिक आपने कहा ना कि उन्होंने जब कहा है, आपको ये बात पता थी? नहीं, आपने पहला टॉपिक पढ़ा ना। अच्छा, टॉपिक के बाद। हाँ, तो टॉपिक के बाद ज़ाहिर है मुलाकात तो फिर हमें बताएंगे ना कि ये बात उन्होंने कहाँ पे कही। जर्नलिज्म का जो दूसरा डब्ल्यू है कि कहाँ पे हुआ है, वेयर। असल में शुमाइला का ये ख्याल है कि आप जवाब देने से पहले ना मेरा सवाल सुन लें। अच्छा, समझा ना सुने, मैं तो टॉपिक बता चुकी हूँ। सवाल सुन चले मैं सवाल ही बदल लेती हूँ। अगर सबको पता है कि मुलाकात हुई, बड़ी खूबसूरत रही, बड़ी खुशगपियां चली, मेरा सवाल अब सादा सा है, वो ये है कि रज़ी दादा मुझे पर्सनली ये बता दें कि सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जब दोनों साथ बैठे थे गाड़ी में, तो वो ऐसी क्या बात की शहबाज शरीफ ने कि सदर हंसे जा रहे थे। क्या उन्होंने कोई अरबी में जुगत लगाई थी, कोई जोक सुनाया था? ये देखिए, ये जोक वाला शोबा जो है ये तो हमारे भाई का है। जी। मेरा ख्याल ये है कि इसमें कुछ ज़ाहिर है कि हमें उस गुफ्तगू का तो नहीं पता। जी बिल्कुल। और जब वो उनको रिसीव कर रहे हैं, अगर वो तस्वीर हम देख पाएं, और यकीनन वो गुफ्तगू हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अरबी में की होगी। हाँ, और जब वो रिसीव कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को अरबी भी बहुत जबरदस्त, बहुत सारी जुबानें आती हैं। उन्हें उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी तो आती है वजीर आजम साहब को, लेकिन उनको चाइनीज जुबान, उनको टर्किश जुबान, उनको ये अरबी जुबान, ये अभी हम पिछले दिनों जामिया अशरफिया की, मैं अपने बेटे हसीब अमीन के साथ ना हम उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे जामिया अशरफिया में। वहां एक जय्यद उलमा ने हमें ये बताया कि जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जलावतन थे, याद है आपको? हाय 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 क्या दौर होता था। उस जलावतनी में उन्होंने अरबी क्लासेस बकायदा ली और अरबी ग्रामर के साथ अरबी जुबान को सीखा। तो अब जब उनको अरबी पर उनका अबूर है, तो अरबी में जब सदर यूएई हो और गाड़ी में अकेले हो, तो फिर सीरी पाए, खाद, लस्सी, दूध दही का रिड़का, हाय 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 हाय। अच्छा देखिए, वो ये उनका रूटीन का, हमारे जो यूएई के हुक्मरान हैं रहीम यार खान के इलाके में रूटीन का उनका विजिट होता है। सही। और वो यहाँ पे शिकार वगैरह के लिए आते हैं, और मौसम भी चूंकि बहुत अच्छा होता है, ठंडा सहरा हो जाता है, तो इसलिए वो आते हैं। इसके सिंबलिज्म बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैं थोड़ा सा माजी में आपको बता दूं, वो ये है कि पिछली दफ़ा जो हमारे जो वज़ीर आज़म जो थे वो ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर थे, ठीक है, और कासिम के अब्बू। हाँ, इस दफ़ा जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साथ वाली सीट पे थे, ड्राइव किसी और ने किया। कासिम के अब्बू ड्राइवर थे। एक मिनट मैं वजाहत कर कासिम के अब्बू ड्राइवर थे और हमजा शहबाज के अब्बू, हाय 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 हाय। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो वो जो 3 साल 7 माह 21 दिन थे ना, उनमें भी ये हर साल तशरीफ लाए। हाँ, ठीक है, और 2 साल मुसलसल वो आते थे, कुछ दिन गुजारे, शिकार किया और वापस चले गए। तो फिर तीसरे साल उन्हें कहा गया कि जनाब साड़ी बड़ी बेइज्जती हुंदी है। तो फिर शिकार के आखिरी दिन वो इस्लामाबाद गए थे और वहां पे फोटो सेशन हुआ था, अगर आपको याद हो। रहीम यार खां में नहीं, ठीक है। ये अभी उनकी आमद है, आमद के ऊपर वजीर आजम साहब उनका इस्तकबाल करने रहीम यार खान पहुंचे
ان کا استقبال یا جو بھی ان کا سٹاف، میں دیکھ رہا تھا پیچھے ایمریٹس کے طیارے کھڑے ہوئے تھے، بالکل وہ سارا استقبال وغیرہ کرنے کے بعد وہ جو ہے ان کی وہ جو بھی شکارگاہ وغیرہ یا قیامگاہ ہوگی صحرا میں ہی وہ لگایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نا لاہور میں ایک ریڈیو چلا رہا تھا نا، تو پروگرام کر رہے تھے، پروگرام کر نہیں ویسے اوورال اس کے آپریشن کو لک آفٹر کر رہا تھا، پروگرام بھی کر رہا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ جناب وہاں پہ جتنے دن انہوں نے قیام کرنا ہے اتنے دن کے لیے ریڈیو چلانا ہے تاکہ اس کے سگنل جو ہے نا وہاں پہ جائیں. اچھا میں نے کہا کہ اس میں چلانا کیا ہے، تو وہ پھر مجھے کوئی عربی میوزک کا ایک سیٹ اپ دیا گیا جو وہاں پہ اس پہ چلایا جانا تھا. ٹھیک ہے، تو خیر ہم نے سٹاف وغیرہ بھیجا وہاں پہ، انہوں نے وہاں پہ وہ 21 دن کے لیے وہ نیٹ سسٹم لگایا اور اس پورے علاقے کے اندر جہاں پہ وہ موو کر رہے تھے وہاں پہ ریڈیو بھی سنا جاتا تھا. تو وہ تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ اپنے آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن سے آئسولیٹ رکھتے ہیں. یہ جو وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات یا پاکستان کی موجودہ حکومت کے یو اے ای کی موجودہ حکمرانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارمل سے زیادہ ہے، نارمل سے زیادہ وہ ہمیں نظر بھی آئے رضی اللہ. ورنہ پچھلی حکومت تو چھوڑیں، ابھی جو نومبر میں ہوا ہے اس سے پہلے جو بیان بازی ہوئی ہے بی بی صاحب کی طرف سے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہاں وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے وہ تھا نا، وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہے نا کہ وہ کسی نے کہا کہ جناب لٹ لو، جو وہ ایک صاحب سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دوسرے صاحب کو سائیکل پہ بٹھا کے تو وہاں پہ لے گئے ایک جگہ پہ نہر کے کنارے اور کہا کہ لٹ لو جو کچھ لٹنا ہے، تو سائیکل چوک کے نس آئے سن. ٹھیک ہے نا، تو اے جڑے نے نا انہوں نے کہا کہ لٹ لو جو کچھ لٹنا ہے. یہ خیرات کے اندر وہ چاول کی بوریاں اٹھا کے دوڑائے تھے وہاں پہ، اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک ہے بات ہے، لیکن یہ تو برابری کا تعلق جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے رکھا ہے اور انہوں نے بھی جو عزت دی ہے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیے اگر وزیر اعظم بھی اس گاڑی کو ڈرائیو کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ وزیر اعظم میزبان تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ میں میزبان. ٹھیک ہے نا، لہٰذا آپ چونکہ آپ میرے مہمان بنے. دیکھیے اصولی طور پہ دیکھیے وہ پاکستان تشریف لائے تھے، ہمارے مہمان تھے، تو اگر گاڑی چلانے کا جیسچر ہونا چاہیے تھا جیسا کہ پہلے ہوا تھا تو وہ وزیر اعظم پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا میزبان ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں. یہ پیار جیسے کھانے پہ کہیں جاتے ہیں تو رشید دادا آپ کو پتہ ہے آپ امین حفیظ صاحب کے گھر آئے ہیں تو مطلب امین حفیظ صاحب کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پلیٹ اور چمچ اس کے اوپر رکھ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی، یہ ہمارا کلچر ہے، بزرگی کی وجہ سے پیار ہوتا ہے نا، وہ تو میری بزرگی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور میں بھی مجھے بھی موقع ملے تو میں پلیٹ جو ہے ہٹا کے تو امین حفیظ صاحب کو پیش کرتا ہوں. بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. بزرگی میں کرتے ہیں، شفقت میں کرتے ہیں. چلیں جی بہرحال یہ بڑی زبردست انہوں نے تعریف بھی کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی. انہوں نے کہا ہے جی آپ نے اچھی ٹائملی جو معاشی پالیسیاں بنائیں اس کی وجہ سے ہی تو ملک جو ہے وہ پاکستان. اور اس کی وجہ یہ بھی دیکھیے کہ یو اے ای وہ ہمارا دوست ملک ہے جس نے تقریباً کوئی 2.5 سے 3 ارب ڈالر ہمارے قومی خزانے میں رکھوائے ہوئے ہیں. ہمارے 14 لاکھ کے قریب پاکستانی متحدہ عرب امارات کے اندر کام کرتے ہیں اعلیٰ عہدوں کے اوپر اپنا. اس کے بعد جو ہے یو اے ای بہت ساری ڈیفنس ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یو اے ای کو جب بھی اپنے مختلف اس ڈیفنس کے حوالے سے بھی جب بھی ضرورت پڑی ہے ہم نے اس کی آواز کے اوپر لبیک کہا جب بھی ماضی کے اندر. تو ہمارے بڑے کارڈیل ریلیشن رہے ہیں یو اے ای کے ساتھ. یہ ایمریٹس تو بنائی پی آئی اے نے جا کے تھی اور ہم نے اپنا ایک طیارہ ادھار دیا تھا ان کو ایمریٹس کی پہلی فلائٹ چلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن آج جڑے کہہ کے سامنا کہکوں کے پیچھے نہیں مجھے آج ایسے لگا شمائلہ جیسے میں امین حفیظ تو لوری بادشاہ ہے نا اندرون شہر میں رہے ہیں پلے ہیں تو جو تھرے کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ دل کھول کے مطلب وہاں پر جب بندہ باتیں کرتا ہے تھوڑا سا پریشانیوں سے ادھر ادھر کے معاملات سے ہٹ کے بندہ جب کھل کے باتیں کرتا ہے اور اگلے کی باتیں سنتا ہے انجوائے کرتا ہے. کچھ لمحے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی دینے چاہیے ہر وقت آپ دوسروں کے لیے. تو اس ملاقات میں دونوں کا پرتکلف انداز میں ایک دوسرے پرتکلف نہیں سوری تو یہ جس انداز میں ملے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر
इलाकाई सतह पर इक्तसादी तरक्की के लिए, इलाकाई सलामती के लिए, और जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हमें इक्तसादी मैदान में, इलाकाई ताउन के तौर पर और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुश्तरका काविशों को आगे बढ़ाना है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ना बाकी हमारे नायब वजीर आजम, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और स्पेशली वजीर आला पंजाब भी साथ थी, तो इससे क्या ये मैसेज तो नहीं आता कहीं कि फ्यूचर में जो है वो यूएई पंजाब में कुछ इन्वेस्ट करने जा रही है? नहीं, देखिए पंजाब की सरजमीन पर सदर यूएई आए हैं, वजीर आजम पंजाब के अंदर मेजबानी कर रहे हैं, तो ये प्रोटोकॉल होता है, ये आप समझें ये मोहब्बत का, ये प्यार की अलामत होती है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद हैं। और वैसे भी चूंकि मुश्तरका मुख्तलिफ मामलात में पंजाब में बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही है सरमायाकारी के लिए, तो उन्होंने बेहतर जाना कि वजीर आला पंजाब। मैं दो चीजें अर्ज कर दूं। अमीन हफीज साहब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और जिस मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट में ये जाते रहे, मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ। हाँ, आप भी वहीं पे पढ़े हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। उसके एक साइड के ऊपर शेख जैद हॉस्पिटल है, जो कि इनके वालिद साहब की डोनेशन थी। ये जो तशरीफ लाए हैं ना, इनके अब्बा जी की डोनेशन थी, ठीक है। अच्छा। और उसकी दूसरी साइड पे शेख जैद इस्लामिक सेंटर है। बिल्कुल है, अगर आपको यकीनन याद होगा। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंड में, और ये शेख जैद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। हाँ, ये शेख जैद इस्लामिक सेंटर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है। हम पेशावर यूनिवर्सिटी गए तो वहां पे भी एक सेम नक्शे का, सेम मेजरमेंट का एक वहां पे भी मौजूद था, एक कराची यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है, ठीक है ना। ये जो उनकी हमारे साथ जो मोहब्बत है वो कोई, लाहौर में शेख जैद के नाम से 2 हॉस्पिटल है, दूसरा कौन सा है? वो शदरे में है। ओके। तो मेरा मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह भी देख लें ना कि हमने जब से हमने होश संभाला है, ये दोनों जो आइकॉन्स हैं यूएई के, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के, वो अपनी जगह पे हम देखते हुए बड़े हुए हैं ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। मतलब आज से निक्के होंदे ना प्यार है सर, आज से 32 साल पहले जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, आप लोगों के छोटे होते, हाँ, जब हम आज से 32 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे या यूनिवर्सिटी से फारग तहसील हुए थे, तो उस वक्त के ये आइकॉन्स दोनों मौजूद हैं। तो फिर कितने लंबे तारीखी ताल्लुकात है हमारे उनके साथ। और अब भी मैं देखें रजी दादा, अब भी देखें इस मुलाकात में भी, अच्छा, लेकिन जो हमारे ज़राए कहते हैं, नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे ध्यान दी, मैं सॉरी आपकी बात काट दी। तस्वीरें जो आई हैं ना, जिसमें वो रिसीव करके जहाज से गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और यूएई के जो सदर हैं, उन दोनों के करीब करीब कोई तीसरा बंदा नहीं है, और गुफ्तगू बहुत ही इंटीमेट गुफ्तगू है। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती। एक तो जो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और वहां से जो फायरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और हुकूमत पाकिस्तान बहुत तहम्मुल के साथ उनको बर्दाश्त कर रही है, और जिस तरह अफगानिस्तान से और भारत से चलने वाली सोशल मीडियाई आईडीज ने तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, एक तो वो पहलू भी हो सकता है। दूसरा ये भी पहलू, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी हम कह रहे हैं, जी, मतलब एक ये भी पहलू हो सकता है, उसी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है ना, जी। और दूसरा जो लद्दाख के अंदर चाइना भाईन ने कुट चाड़ी है इंडियन को। अच्छा, लद्दाख पे भी मैं आऊंगी, वो बिल्कुल मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और कोयले की अंगीठी, सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है।
इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। दौरे जदीद के तकाज़ों से नहीं बरती गफलत हमने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक रजी दादा। एक और बड़ा यू टर्न, आपको मेरे टॉपिक भूल गए? नहीं, मुझे याद है। मुज़ाकरात मतलब एहतजाज करना है, शोर मचाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, ववेला मचाया हुआ था, मुज़ाकरात नहीं कर रहे, मुज़ाकरात की बात आई है। तो अब यू टर्न कहते हैं हमने जुबानी बातें करनी है, लिखी पड़ी बात से साढ़े अलो ना है। नहीं तो आपने कहा था कि हम अपने मुतालबात पेश करना चाहते हैं, तो आपने ही यू टर्न ले लिया है। चार्टर ऑफ डिमांड हम पेश करेंगे, ये किसने कहा था? खुद ही तो कहा था। हमने ही कहा था। आप अगर उन मुज़ाकरात के अंदर कहते कि ठीक है जी आप और हम मिलके बैठ गए हैं जी, और हम जो है वो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट जो है वो तय कर लेते हैं। मुज़ाकरात में पहले इजलास में यही होता है ना कि हम दोनों हम आपके यहाँ तशरीफ ले आए हैं, अब हम पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट तय करते हैं। सही। पीटीआई ने जाते ही कहा कि नहीं जी हम तो चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे अपना। उन्होंने कहा जी जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड तो हम लिख के नहीं लाए, हमारे बंदे भी पूरे नहीं आए। ओके, हम चार्टर ऑफ डिमांड अगली दफा लिख के लाएंगे, दो को जब आप रिक्वायरमेंट किसकी थी ये मुज़ाकरात? ये जिनकी जो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड लिखने की अब जरूरत नहीं रही, पीटीआई की थी। जरूरत भी इनकी। अच्छा, अब मौसूफ जो हैं उनका आप जवाब सुन लीजिए असद कैसर साहब का कि देखिए जो इजलास होता है उसके मिनट्स लिए जा रहे होते हैं, तो मीटिंग मिनट के अंदर तो आ गई ना बात, तो फिर लिखने की जरूरत क्या है? भाई मीटिंग मिनट के अंदर बात आ गई ते वो सरदार जी ने कहा सी ना मजाक शुरू किने कीता सी। ठीक है ना, तो मजाक शुरू की भाई आपने खुद ही तो कहा था, खुद ही कहा था, आपने खुद ही कहा था। अब वो खुद, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे कल भी हमने इस बात के ऊपर जिक्र किया था कि जो हुकूमत के पास जो कुछ देने को है और उनके पास जो कुछ मांगने की सलाहियत है, और नतीजे मांगने की तो बहुत ज्यादा मैं आपको एक बात बताऊं रजी दादा, इसका मतलब आप मेरा एक्सप्रेशन ही समझ गए। शुमाइला सुने जरा, 23 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। आखिरी फिक्रा कह दूं, वेल मंडे नहीं चढ़नी। ये 23 दिसंबर को इनकी पहली मीटिंग हुई मुज़ाकराती टीम हुकूमती और पीटीआई की, फिर 2 जनवरी को हो गई। अब इशू क्या है? इशू ये है गवर्नमेंट साइड से ये कहा जा रहा है, जो तरीकेकार होता है गुफ्तगू का, कि आप जिन इश्यूज पर बात करना चाहते हैं, जो आपके मुतालबात हैं, आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना आपकी पार्टी का और रहनुमाओं का, वो यू टर्न वाला है। तो कहा गया कि जो आप कह रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसे कोर्ट कचहरी में जाता है, आला अदलिया में भी आप जाते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप कोर्ट में पेश करते हैं, जज साहिबान आपको ये कहते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के में दे दें। तो ये इंसाफ का और मुज़ाकरात की कामयाबी का पहला सीढ़ी ये होती है कि आप अपनी बात लिख कर दे दें ताकि चीजें रिकॉर्ड पे। अब ये लिख कर क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, नंबर 1 2 चीजें उसमें है। हाँ, पूछ ले क्या कि ये लिखने से डरते क्यों? मैं वही बताने लगा हूं ना। देखें, जब हम जुबानी तो ले लेते हैं यू टर्न, हालांकि लिख कर भी यू टर्न ले सकते हैं,
लेकिन अब ये दो बातें कर रहे हैं। नंबर 1, ये कह रहे हैं कायदीन कि जब हम कासिम के वालिद मोहतरम को बानी पीटीआई को, हाँ सलमान के वालिद मोहतरम को बानी पीटीआई को जेल में मुलाकात के लिए जाएं, मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए, तो उस कमरे में हमारे अलावा कोई और ना हो और ऐसी जगह पे मुज़ाकरात की मुलाकात का इत्माम किया जाए कि कोई उसको सुन भी ना सके। मुझे ये बताइए, जब नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम जेल में थे, कोट लखपत जेल में, आप भी गए होंगे, मुझे भी इत्तफाक हुआ था मुलाकात का, हर जुमेरात को फैमिली मुलाकात और रहनुमाओं के साथ और जो लोग आना चाहते थे उनकी मुलाकात होती थी। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब को जिस कमरे में ला के मुलाकात कराई जाती थी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों से और मेरे जैसे लोगों से जो मुलाकात के लिए जाते थे, बकायदा जेल के सीनियर ऑफिसर वहां पर मौजूद होते थे और शायद मैं ये कह सकता हूं कि शायद रिकॉर्डिंग का भी कहीं ना कहीं इंतजाम उसमें होता होगा सीक्रेटली। अगर ये बानी पीटीआई के साथ उनके पीटीआई रहनुमाओं की जो मुलाकात हो रही है और आइंदा भी अभी होगी मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए, तो अगर उसमें जेल हुकाम बैठ जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? कौन सा पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं जी कोई ना बैठे? ये चाहते हैं कि हम चीजें लिख कर ना दें, ताकि लिख के, तो बेसिक मुतालबा तो ये है कि बानी को रिहा कर दें, बाकियों को किस्त नंबर 1 किस्त नंबर 2 में जैसे जैसे आप रिहा करना चाहें आप रिहा कर दें, जुडिशियल कमीशन बना दें। ये भी तो हो सकता है ना अमीन भाई कि वो इसी बहाने से जो आनियां जानियां लगी हुई हैं, नहीं रजी दादा, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा सिलसिले मुलाकातों के जो हैं वो इसको एंजॉय करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, आखिर में जाके इस महीने के आखिर में जाके और वो कहें कि जनाब ये ले पकड़े जनाब लिखे हुए मुतालबात, क्योंकि इस वक्त तो अंधी लगी हुई है ना, जैसे मुलाकात चाहते हैं मुलाकात चाहिए, प्रोटोकॉल लगता है और उनको अंदर लेके जाया जाता है। ठीक है रजी दादा, अभी अमीन हफीज साहब ने बात की कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अब ये कहा जा रहा है मुतालबा अनऑफिशियली अंडर द टेबल भी होता है ना, जैसे किसी को वो, मैं फिर मेरी बात दूर चली जाएगी, ये कहती है कि हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बनी गाला नजर बंद भी ना रखा जाए, रिहा कर दिया जाए। ये जो मेरे जराए कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश ये है कि हम लिख कर भी ना दें, चूंकि कल को बानी ने पब्लिक में जाना है, जलसे जुलूस करने हैं, तो इनको सामना करना पड़ेगा कि ये तो माफी मांग मांग के कि हमें रिहा कर दिया जाए, माफी दे दी जाए। ये तो माफी मुक्तदरा को भी नहीं, माफी उनसे भी नहीं मांग रहे, ना 9 मई की ना 26 नवंबर की, ये तो कहीं यहां भी नहीं लिख के देना चाहते। लेकिन नहीं, हमारी मुक्तदरा ने ये कहा है कि आवाम से माफी मांगे। हाँ, नहीं मांग रहे। अहमद शरीफ साहब ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यही कहा है कि आप 9 मई की कौम से माफी मांगिए। सही बात है, ठीक है, प्लीज। नहीं, ये अब ये कह रहे हैं ना कि अब नया मुतालबा ये भी रखा है सरकार हुकूमती अरकान के सामने, इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया है कि ये चाहते हैं कि आप पहले उनसे बात कर लें, जब उनसे आपके मामला तय हो जाएं हमारे मुताल्लिक, तो फिर हम तहरीरी मुतालबात भी दे देंगे। मतलब ये इरफान सिद्दीकी साहब ने फिर सही कहा कि उनसे तो आप पहले डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे और 2.5 साल तक तो आपने ये कोशिशें कर ली, अब इनडायरेक्ट होने की कोशिश, अब इनडायरेक्ट होने की कोशिश है। मतलब बात पता क्या है, सारी बातों का निचोड़ ये है, बानी नु रिहा करो, बानी नु रिहा करो, बाकी तो चुल्ले उनकी ये डिमांड्स बाकियों और ये सुने, बाकियों नु भावे तुसी फाइल आ दियो साडे, सुने ये आखिरी बात, एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बानी को रिहा कर दिया जाए। तो जवाब दिया गया हुकूमत की जानिब से कि क्या माजी में इनके दौर में मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जनाब राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा आसिफ को
क्या इन लोगों को किसी एक को पूरी या क़यादत में दीगर से कायदीन मरियम में नवाज से शरीफ को मरियम नवाज शरीफ को क्या किसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई मिली? नो। अताउल्लाह तारड़ को मैं तो सारे के नाऊंगा, अताउल्लाह तारड़ साहब को, उनको बिल्कुल। और इन सब ने कोर्ट कचहरी का सामना किया। अच्छा, सबका नाम ले लिया, फिर हमजा शहबाज का नाम क्यों नहीं लिया ये बताएं? वो तो सबसे ज्यादा क्यों नहीं लिया ना? फिर जब मैंने कहा ख्वाजा आसिफ का भी आपने कहा नहीं नाम लेना है, फिर ख्वाजा बरादरान जो अपने ख्वाजा साद सारे दोस्त हैं, सारे सियासतदान हैं, काबिल एहतराम है। इन्होंने किसी एक ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई नहीं पाई, सब ने अदालतों का सामना किया, पेश होते रहे और जेल में रहे। हाँ। ये नहीं रहा कि देसी घी, वलैती मुर्गी, देसी अंडे, और मेरा तो दिल करता है कि बानी के साथ मुझे भी बांध दे। नहीं अमीन हफीज, मेरी बात सुन लें। सिर्फ रजी दादा मुझे मेरी बात का भी जवाब दे दें, अमीन हफीज और रजी दादा दोनों, कि ये जो आप लोगों को उनकी डिमांड से गिले हैं कि कभी ये डिमांड्स हैं कभी वो डिमांड्स हैं, जब आपने उनको रखा हुआ ही इतना लाडला है, जब आपने खुद ऑप्शंस दी हुई हैं कि भाई आप हमारे चहेते हैं, ऐश करें जी, लाडला ही है, जब उसको कंबल भी दिए जाते हैं, टीवी भी दिए जाते हैं, खेलने को चांद हैं। आप लोग जल्दी भूल गए हैं कि क्या उन्होंने ज्यादतियां, जुल्म और क्या कुछ किया था इस हुकूमत पे, ठीक है? पूरी की आदत पे जो आप नाम गिनवा रहे हैं, तो फिर उनका हक बनता है। अब बताएं ना, मरियम नवाज शरीफ साहब का क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी, उनको भी जेल में डाल दिया। हमजा शहबाज को तवील अमीन हफीज साहब का शौक है ना रजी दादा कि मुझे भी वहां पे बंद कर दें, आप ये बात भूल रहे हैं। शायद आपको याद होनी चाहिए कि वो कोई चीज शेयर नहीं करते किसी के साथ, भूखे मरेंगे। और ये भी मुझे पता चला है कोई ज्यादा उनके करीब जाए ना, सुने, कोई ज्यादा भी उनके करीब होने की कोशिश करे ना, तो उस पर शक करते हुए उसको, जैसे उन्होंने अपने अलीम खान को और इधर उधर अपने एटीएम मशीनों को खुद ही गिरफ्तार करवा दिया था। आशिक की चाय से भी जाएंगे आप। तो वो फिर वो ऐसा भी करते हैं। तो अकरम के बाद ना यही सूरत हाल है। वो वहाँ पे कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे जो सहूलतकारी करते थे। दादा एक और बात याद आई है मुझे, उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत बुरी हालत है। एक और बात याद आई है मुझे, मैंने सुना है कि एमआरआई मशीनें भी चोरी हो जाती हैं। हाँ वो हम करेंगे जिक्र उसका, मशीनें भी चोरी हो जाती हैं। और आप अंदाजा करें करोड़ों की वो मशीन है और ट्रकों में जाती है, खोल के उसको एक से ज्यादा ट्रकों में मूव किया जाता है, क्योंकि केपीके की साइड वाले साइड पे छोटे वाले ट्रक होते हैं ना, पहाड़ियों पे चढ़ना होता है, तो उन ट्रकों के ऊपर जाने वाली मशीन जो है। अच्छा, वैसे हमारा ये अयूब मेडिकल कॉलेज बड़ा ही बदकिस्मत। 5 साला मंसूबे जो थे ना माजी में, उनमें इसका जिक्र आता रहा। ये 2.5 साल के अंदर इमारत बननी थी और इसे एज ए मास्टरपीस ऑफ बैड गवर्नेंस के तौर पे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब पेश किया करते हैं कि 8 गुना ज्यादा बजट लगा, ठीक है, और 2.5 साल की बजाय 25 साल के अंदर वो मुकम्मल हुआ, 10 गुना ज्यादा टाइम लगा। और कौन जिम्मेदार है? और डिपार्टमेंट अभी भी वहां पे पूरे फंक्शनल अच्छा, वो चोरी कैसे हो सकती है? ठीक है, देखिए, अगर चोरी से बेच तो नहीं दी। देखिए, मैं मुहावरा आज किसी ने लिखा हुआ था कि वो किसी फिलोसफर का नाम लेके उसने कहा था कि कभी भी ठग को अपना हुक्मरान ना बनाना। मैंने कहा उसने हमारा दौर देखा होता तो वो ये जरूर कहता कि कभी भी मंगते को हुक्मरान ना बनाना। सही बात, ठीक है ना, वो है करना जो फिर अच्छा, हमसे मुज़ाकरात की बात करना, हुकूमत पे ये करना वो करना, लेकिन अपनी पार्टी में इनके क्या चल रहा है? एक और एंट्री हो गई है बुशरा बीबी की, पहले तो सियासत में थी, अब कानूनी मामलात में भी उन्होंने कहा कि बस मेरा कोई ख्याल ये है डायरेक्ट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी के जरिए बानी जो हैं वो पार्टी के कायदीन को उनकी औकात याद दिलाते रहते हैं कि ये आपकी मबलग औकात है। सही, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। यानी जब क़यादत परेशान है, हाँ, जब सब पार्टी ने उनकी क़यादत ने उस वक्त 23 की शाम को बैकडोर राब्तों के जरिए ये एग्री कर लिया कि हम वो संगजानी जगह है ना, वहां बैठेंगे, तो मोहतरमा ने वीटो कर दिया कि नहीं, हम तो डी चौक जाएंगे। ठीक है, और फिर गए भी, और फिर डी चौक के लिए उन्होंने कमर कस ली, रवाना हो गए भी और अकेले भी लेके आए। फिर बाद में जब फड्डा पड़ा डी चौक के अंदर, उन्होंने आके किया भाऊ, तो वो दौड़ रसी दादा, इससे पहले कि भाऊ की आवाज दोबारा आए, इस दोबारा कंटिन्यू करूंगी, यहां मुझे लेनी है ब्रेक। स्टे विद अस।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की फलस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फलस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। वेलकम बैक। और रजी दादा, भाऊ पे मैंने ब्रेक ली थी। हाँ, अब आप कुछ और ना कर दीजिएगा। वो वहां पे जो है उन्होंने नहीं माना। बाद में बानी पीटीआई ने डंके की चोट पे कहा कि मोहतरमा ने जो कुछ किया वो मेरे मैंडेट से किया, सही। मैंने उन्हें कहा था। स्टैंड लिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के जो जितने भी दीगर लोग थे नाम नेहाद कायदीन, उन सबको शट अप कॉल दे दी कि जो मोहतरमा ने, उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया किया था वो बिल्कुल उनके हुक्म के मुताबिक किया था। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, नहीं बैठना था हमने संगजानी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो संगजानी बैठने के लिए गंडापुर जैसे किरदार जो थे, जो हुकूमत से यही करते रहे, ठीक है ना, इन सब को एक गो के अंदर उन्होंने डिस्क्रेडिट करके साइड पे कर दिया, एक बयान पे। तो ये उनकी आदत है, वो अपने ये जितने भी सलमान अकरम राजा टैब की आइटम जो साथी हैं, बिल्कुल उनको उनकी मुबलग औकात याद दिलाते रहते हैं। और वो अपने अलावा किसी को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करते, भले वो अलीम खान हो और भले वो जहांगीर तरीन हो। तो यही जहांगीर तरीन को कौन नहीं जानता, कैसे यूज हुए। मैं कहता हूँ जी, और कैसे फारिग किए, वही ना, कैसे यूज हुए और कैसे फारिग किए। मैंने वो कहा ना कि जो ज्यादा करीब जाता है या हो जाता है तो वो फिर थोड़ा सा उस बानी ना हो गया है, बानी ना हुआ, क्षमा हो गई। जो उसके ज्यादा करीब जाता है वो जल जाता है। जो वो करीब जाएगा क्षमा के वो जल जाएगा, या जला दिया जाता है, या क्षमा जो है वो उसकी तरफ अपना सेक, आग जो है वो ज्यादा पहुंचाती है। तो ये अलीम खान अच्छा, और ये हर जगह से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया, सिले में उनको क्या मिला कि शमा की रोशनी के साथ साथ तपश जो है वो उनकी तरफ हमेशा आती रही है। आज इनके हक खुद इरादियत का दिन है, उसकी भी तो बात कर लेना, उनकी बात कर लें। हक खुद इरादियत का दिन है, उसकी कश्मीरी 5 जनवरी आज कश्मीर डे है। कश्मीर डे है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कश्मीर हमारी शाहराह है। बचपन से इनके बाल जब अमीन हफीज के ब्लैक थे वाइट हो गए, आपके जब बाल थे चले गए, तब से सुनते आ रहे हैं। ये क्या बात हुई, ये अमीन हफीज साहब के जब बाल गाले होते थे तब से सुनते आ रहे हैं, जब होते थे तब से सुनते आ रहे हैं, तब से सुनते आ रहे हैं कश्मीर हमारी शाहराह यही है, हकीकत मान लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, हम मान लेते हैं, वो नहीं मानते, लेकिन बात ये है कि कश्मीर जो है, भारत जितने मर्जी उसके स्टेटस खत्म करता रहे, कश्मीर तकसीम बर्रे सगीर का अधूरा एजेंडा है। ऐसे ही कश्मीर के लोगों को उनका हक खुद इरादियत देना बाकी, ऐसे ही लॉजिक के साथ, दलील के साथ। अगर जूनागढ़, मनौदर और हैदराबाद, दक्कन जो है वो भारत का हिस्सा करार पा सकता है, तो फिर उस असूल के तहत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, बिल्कुल। और भारत के से पूरा कश्मीर जितना कि उसने कब्जा किया उस पर भी कब्जा नहीं है। अब आप देखिए ना, लद्दाख के अंदर चाइना ने बिल्कुल ही वो क्या कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। यानी कि चाइना ने तो भारत के सहन से रास्ते बना लिए। बिल्कुल, लद्दाख के ध्यान दें, मतलब 5 जगह के ऊपर इस वक्त चाइना बकायदा भारत को फेंट चाड़ रहा है। हम बाकी 4 का तो जिक्र नहीं करते, ये तो चूंकि हमारा कश्मीर है ना। जी बिल्कुल, हम लद्दाख की बात इसलिए लद्दाख की बात इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल तक भारत ने 1400 मुरब्बा किलोमीटर रकबा जो था वो चाइना को सरेंडर कर दिया।
बिल्कुल ठीक। आजाद कश्मीर का कितना रकबा है? 1325 मासूम सा, ठीक है। मासूम सा। उन्होंने आजाद कश्मीर जितना रकबा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, वो चाइना को सरेंडर कर दिया यहाँ मजलूम और हक तस्लीम कर लिया। चाइना ने कहा नहीं इन्ना नहीं, थोड़ा जा होर। अब वो मजीद अंदर आ गए, ठीक है, और वहां पे आगे उन्होंने बकायदा मार्च शुरू कर दिया। सही। तो जो उन्होंने पूछा, इन्होंने इंडियन फौजियों ने कि तुसी किथे, उन्होंने कहा तुसी किथे, हम तो अपने चाइना में फिर रहे हैं। तो फिर आज जो है वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंडिया के एक मिनिस्टर ने। वैसे बाय द वे, पहले जब उस इलाके में आए थे ना, तो मोदी साहब से पूछा गया, तो मोदी साहब के वजीर खारजा ने कहा कि कोई गैर मुल्की जो है वो भारत के जमीन पे नहीं है, नहीं, मतलब जबकि चाइनीज उनके 1400 स्क्वायर किलोमीटर का से कुछ ज्यादा रकबा जो था वो कब्जा करके बैठे उनकी जमीन पे नहीं है ना। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने वो मान हमारी, लिया था। इसका मतलब उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसा रकबा है नहीं। अब पहली दफा जब उससे भी आगे आए हैं ना चाइनीज, तो अब उन्होंने कहा कि जनाब वो तो हमारे इलाके में गश्त कर रहे हैं, वहां पे मारे ना जरा बफर्स, सही, वहां पे मारे ना तेजा, सही, मिग 2000, ठीक है, मिराज 2000 भेजिए ना जरा वहां पे, वो मुंह ना तोड़े आगे से, ठीक है ना। ले दे के सबसे जो जदीद तरीन हथियार है उनके पास, वो मिग 29 है, MI के, ठीक है, मिग 29 जो होता है। तो मेरा मतलब है कि रसीद दादा, बात मुख्तसर ये है, दुनिया को आज हम आज के दिन हक खुद अरादियत का जब दिन मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और पूरी दुनिया में कश्मीरी लोग के खुद अरादियत जो अपना योम मनाया जा रहा है, ये बात अब 5 जनवरी 1949 की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को जिंदा करने की जरूरत है कि उसके बाद इंडिया ने जो चवल मारी, जो इलीगल लेजिस्लेशन की, जिसमें उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसकी कश्मीर की हैयत चेंज करने की कोशिश की, आबादियाती निज़ाम को और अपने उसको अपने मतहत ला के जिस तरह वो ये गलत हरकतें करता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया है कि जब तक 5 अगस्त 2019 का स्टेटस खत्म करके ओरिजिनल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, उसकी हालत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जमीनी राब्ता, अपना फजाई राब्ता और इवन ट्रेन, जिसको रेल रोड फजाई राब्ता कहते हैं, तब से मुनक़ता किया हुआ है। और ये असूली मौक़िफ़ रखा हुआ है कि जब तक इंडिया मकबूजा कश्मीर में उसकी असल पोजीशन जो 5 अगस्त 2019 से पहले की थी बहाल नहीं करता, और वहां पर जो अपनी इतनी बड़ी तादाद में उसकी जो अफवाज वहां पर उसने रखी हुई है, जो जुल्म और बर्बरियत और इंसानी हकूक की इतनी सरीहन खिलाफ वर्जियां कर रहा है, जब तक ये खत्म नहीं करेगा इंडिया के साथ। बिल्कुल अमीन हफीज, आज कश्मीरियों को सलाम पेश करने का दिन है। रजी दादा, आज भुट्टो साहब का भी जन्मदिन है। उनकी पर्सनालिटी, ऑल्दो आपके ज़माने के हैं, आप उनके ज़माने के हैं, सॉरी, तो देखिए बात ये है कि के बारे में भी। हाँ, मेरे साहबजादे मोहम्मद उसामा रजी साहब का भी आज ही यौम विलादत। इस तरह तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट अली का भी आज ही जन्मदिन है। ठीक है, और अजीम लोग जो हैं, अजीम लोग इसी दिन पैदा होते हैं। अली साहब का जो हम कारनामे हैं वो तो रोजाना देखते हैं। उनका कारनामा मैं हूँ। हाँ, उनका कारनामे तो हम रोजाना देखते हैं, लेकिन ये है मैंने भुट्टो साहब का पूछा है आपसे। इस दिन पैदा होने वाले लोग जो होते हैं ना, वो हाई अचीवर्स होते हैं और लेट स्टार्टर होते हैं जिंदगी के अंदर। जब मैं पामिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ या शख्सियत के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन हाई अचीवर्स होते हैं। भुट्टो साहब एक क्रिज्मेटिक पर्सन थे। पाकिस्तान ताज़ा जो था वो 2 लख्त हुआ था और कौम गिरी हुई थी, उन्होंने अपने क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी के जरिए उठाया। मेरे कुछ बरखुरदार जो हैं वो CSS कार के, बरखुरदार से मुराद स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम वो CSS कार के गए, कुछ फॉरेन ऑफिस में भी गए। तो मैंने कहा यार भुट्टो साहब के ज़माने की, वो भी वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं,
تو کوئی ڈاکومنٹیشن ہو. انہوں نے کہا سر بہت ڈیٹیلڈ میں، آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ایک کاغذ کے اوپر مختلف کلر کے پین سے، مطلب کہ جہاں پہ انہوں نے خطرے سے آگاہ کرنا وہاں پہ ریڈ میں ہوگا، اس طرح جہاں پہ اپروول ہے وہ گرین سے ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے انہوں نے ہر پیج کے اوپر جو فائل ان کی طرف گئی ہے انہوں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں نوٹنگ کی ہے، باقاعدہ ہدایات دی ہیں، کوریکشنز کی ہیں، ٹھیک ہے، اور سپیلنگ تک کی مسٹیک درست کیا کرتے ہیں. مطلب اتنی غور سے پڑھنے والا بارٹ لا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور فورن ایجوکیٹر، مطلب انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، اور مطلب پاکستان میں آ کے ماشاءاللہ ایوب کے دور میں جب وہ وزیر خارجہ تھے ان کا جو ایکسپیرینس تھا، پھر اپنی پارٹی کو انہوں نے قائم کی. مطلب کیا ترسماتی کریڈٹ چاہتے ہیں ان کی طرف. رضی دادا تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کے سائے میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو میرا ان لوگوں سے سوال ہوتا ہے، آج بھی ہے، اس کے علاوہ اس وقت سیاست میں آنے کا رستہ کون سا تھا؟ ٹھیک ہے نا، جو اس وقت رستہ دستیاب تھا انہوں نے اس کے ذریعے ہی سیاست میں آنا تھا نا. تو وہ اس کے ذریعے سیاست میں آئے، اور جیسے ہی ان کو پاور ملی، انہیں پتا چلا کہ عوام ان کی بات پہ لبیک کہیں گے، تو انہوں نے پارٹی قائم کر دی. اس کے بعد پیپلز پارٹی بنائی، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جدوجہد ہیومن رائٹس کے حوالے سے، عام لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کی زبان بننے کے حوالے سے ہماری پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. اور اس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی تو انسانوں کی جماعت ہے نا، تو انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آج کے دن نا ہمیں وہی پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی 1967 میں، اور پھر اقتدار ملا سقوط ڈھاکہ کے بعد، اور جس طرح انہوں نے پھر کام کیا، میں کہتا ہوں ان کے جو کارنامے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنا، نیوکلیئر پروگرام، ہاں نیوکلیئر پروگرام، پھر پاکستان کو ایک متفقہ آئین 1973 دینا، اسلامی سربراہی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا قیام یہاں پر کرنا، اور جو جنگی قیدی ہمارے ادھر تھے انہیں شملہ معاہدے کے تحت واپس لے کے آنا، جن کی تعداد تقریباً 90,000 تھی. یہ مطلب یہ تلسماتی پرسنالٹی تھی، مگر اس کو ضیاء الحق کے دور میں پھانسی کے پندے پہ چڑھا دیا گیا، اور اب عدالتی قتل جو تھا وہ اس کا انصاف آپ دیکھیں ملا. اور یہ اس وقت کے جو پینل میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان تھے، انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک جج صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ سزائے موت تو ہم نے دی، مگر وہ مطلب وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ہمیں جو رسپیکٹ تھی سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہت پریشر میں تھے، تو ہمیں مطلب وہ اس لیے مطلب وہ غصہ تھا ججوں کا، یہ کیا بات، غصہ تھا، اور اس غصے کی بنیاد پہ سزائے موت دے دیا آپ نے. اتنی بڑی زیادتی. اور آج جب وہ کیس دوبارہ پٹ اپ ہوا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. آج اب رات 10 بجے تک بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ لاڈلا آئے اور آپ اس کو 52 کیسز کے اندر 52 سیکنڈ میں بیل دیں. ٹھیک ہے نا، آج تو میں نے کہا لاڈلا ہے نا، یہ بھی تو ایک دور آنا تھا نا. اور کہاں پہ وہ لیڈر تھے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اپنے نام کو چھوڑتے ہیں. عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے عدالت کو احترام کیا تھا، اور آخر میں جو انہوں نے وہ جندڑی علیل ہے والی جو پنجابی کی نظم پڑھ کے اپنے دلائل کا اختتام کیا تھا نا عدالت کے سامنے، وہ بھی بڑی کمال کا ہے. لیکن ایک کارنامہ جو ہے جس کی طرف ہم نہیں دیکھ پاتے، وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا عروج جو ہے وہ 73 کے اندر ہوا، جب 747 جہاز جو تھے وہ اس کے اندر شامل ہوئے. اور 747 کوئین آف دا اسکائی کہلاتا ہے بوئنگ کا، اور وہ اس کا ٹوپی پہنے ڈبل ڈیکر جہاز ہوتا ہے. اور اس وقت وہ دنیا کا جدید ترین جہاز تھا، اور سیفسٹ ترین جہاز تھا. ابھی تک اس کی سیفٹی کا ریکارڈ ہے، بالکل ہے. وہ سیفسٹ ترین جہاز تھا، وہ شامل ہوا. اور باقی تو جو کچھ بھی ہوا، مطلب دفاع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو F6 ریبلڈ فیکٹری پاکستان میں لگتی ہے. معراج ہم لے کے آتے ہیں فرانس سے، کیونکہ امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی ہوئی تھیں.
تو ہم فرینچ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں, معراج لے کے آتے ہیں. معراج آج بھی پاکستان ایئر فورس کا ورک ہارس ہے, مطلب میجر کام ہم اس سے لیتے ہیں, اور بم شم مارنا ہوگا تو اسی کی خدمات لی جاتی ہے. بابا جی جاتے ہیں, اب وہ بابا جی ہو گئے نا, 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بھائی اس کو ہماری پاکستان ایئر فورس کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے. یہ سارے جو لینڈ مارکس تھے, مطلب ڈیفنس کے حوالے سے اپنا ایئر فورس کے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ہماری, ان کی فاؤنڈیشن سٹون بھٹو صاحب کے دور کے اندر رکھی گئی. نیوکلیر کا آپ نے بتا دیا, جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے فنٹیک وغیرہ کے جتنے بھی پروجیکٹ, ہاں, اور سب سے بڑی بات کہ جس آئین کے باعث, جس دستاویز کے باعث اس وقت پاکستان ایک ریاست کے طور پہ جڑا ہوا ہے آپس میں, وہ آئین پاکستان ہے. 1973 کا متفقہ آئین دیا, حالانکہ اپوزیشن کے 1 درجن لوگ بھی نہیں تھے, وہ اتنی میجورٹی میں تھے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو بلڈوز کر کے بھی پاس کروا سکتے تھے, لیکن انہوں نے تمام پارٹیوں کو, ایک رکنی پارٹی کو بھی مشاورت کے اندر شامل کیا, اور جب تک وہ متفق نہیں ہو گئے اس وقت تک وہ پہرا دیتے رہے. ایسے ان کی پرسنالٹی کو ابھی بھی ہم پرانی ویڈیوز میں دیکھیں نا تو افیکٹ ہوتا ہے بندہ. کرشماتی شخصیت کے مالک جناب ذوالفقار علی بھٹو, اور جب مجھے دکھ ہوتا ہے, سچی بات ہے آج بھی مجھے دکھ ہوتا ہے, جب 4 اپریل 1979 کو ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا, اور وہ ان کو پھانسی پہ جس نے وہ کیا ہوتا ہے جی جو وہ جلاد اس کے ٹی وی انٹرویو, اس کے اخبارات کے انٹرویو ریکارڈ پہ ہیں کہ آخری وقت بھی کیا ان کا مرال تھا اور کیا باتیں تھیں ان کی. 2 طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی گئی, ہم دوسری بات کو یہاں پہ دہرانا بھی نہیں چاہتے, لیکن یہ ہے کہ اپنا فیض نے اس کے بعد کہا تھا نا کہ جس دھاجی سے کوئی مقتل میں گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے. کیا بات, یہ بڑے لوگ, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی یہ دیکھیں کیا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. کہیں وزیر اعظم کو مطلب شہید کر دیا ہے, کہیں وزیر اعظم کو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کو عدالت کے ذریعے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, گھر بھی نہیں بلکہ جیل بھی. مطلب کیا اس ملک کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے. پھر میں بات کروں جب ریل سیاستدانوں کو رضی دادا جب ریل سیاستدانوں کو ریل لیڈرز کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوں گی اور ایسے ویسوں کو لاڈلا بنا کے رکھا جائے گا تو پھر ملک کی یہی حالت ہوگی. اور عوام تو چھوڑیں, ہر گھر کے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ بھی پراپر پوری سازشیں, اتنی غور سے میری طرف نہ دیکھیں, میں خراب نہیں ہوئی, مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.